खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ इलाहाबाद से। इलाहाबाद तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए उनके मकान के हिस्से को मुनहदम किया गया। जावेद मोहम्मद के घर के बाहर बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं। इंतजामी कार्रवाई के ताल्लुक से कल ही नोटिस चस्पा किया गया था। उधर जावेद मोहम्मद के अहले खाना का कहना है कि जावेद मोहम्मद ने जुमे के दिन होने वाले एहतजाज न करने और शहर में अमन कायम रखने की अपील सोशल मीडिया पर भी की थी। और न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जावेद मोहम्मद, जिन्हें इलाहाबाद तशद्दुद का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुजाहिरे में मौजूद ही नहीं थे। तरीके से आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इलाहाबाद का ताल्लुक है, जावेद मोहम्मद साहब जो हमारी पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और पहले वो साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो न तो मुजाहरे में शामिल थे, न उन्होंने कोई कॉल दी थी, न उसमें हिस्सा लिया था। वो अपने घर पे थे, उनको घर से उठाया गया। आपने ये भी कहा कि जो लोग सीएए मूवमेंट में शामिल थे उन लोगों को चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आपको कहां से कोई लिंक नजर आता है? ये तो हमने देखा है, जितने लोग उठाए गए हैं वहां पर, जो उस मुजाहरे में शामिल नहीं थे, वो सब वो लोग थे जो सीएए मूवमेंट में शामिल थे। जावेद साहब हों या उमर खालिद हो, वहां जो उमर खालिद हैं इलाहाबाद में, या और लोग हैं। और पुलिस खुद कह रही है ये वो सब लोग थे जो सीएए मूवमेंट के अंदर में शामिल थे। वो जितने मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों में डेलिब्रेटली कुछ लोगों को शामिल करवाया जा रहा है जो पत्थरबाजी करते हैं, और पत्थर के जवाब में फिर वो सब कार्रवाई होती है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और वहीं मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में डराने और धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए मनमाने तरीके से लोगों के मकानों को मुनहदिम किया जा रहा है। पूरे देश में माहौल डराने का, धमकाने का चला हुआ है। एक नई संस्कृति चल गई है, बुलडोजर संस्कृति, जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। फिर भी मनमाने ढंग से जिसको चाहे उसका घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो। ये संविधान इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। शपथ लेते हैं पद की, संविधान की शपथ लेते हैं, निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। रांची में आरएएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। एसएसपी रांची के मुताबिक तशद्दुद के मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें 22 अफराद नामजद हैं। इंटरनेट खिदमत बहाल है, हालात मामूल के मुताबिक हैं। दफा 144 की बरकरारी हटाए जाने के ताल्लुक से लगातार गौर खौस किया जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने एफआईआर हुए हैं, तो जिले में अभी 25 एफआईआर प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक एसआईटी फ्रेम किया गया है और वो एसआईटी के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है। जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं। सीआईडी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सबसे प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स
दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और ATS, STF, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल। रांची में जमीयतुल उलमा हिंद के एक वफ्द ने DIG से मुलाकात की और तशद्दुद के वाक़यात को लेकर बातचीत की। इस वफ्द का कहना है कि DIG ने उन्हें यकीन दिलाया है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वफ्द महलूक के अहले खाना से भी मुलाकात करने वाला है। परसों जो बनाव बना है वो सिर्फ रांची ही में नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लेकिन रांची की शबीह थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, यहाँ जानी नुकसान हो गया। तो जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, उनके फ़ैसले से हम लोगों ने यहाँ सफ़र किया है, आला अफसरान से मुलाकात की जाए और जो शहदा हैं उनके घरों में जाकर के उनसे मिलें, जो ज़ख्मी हैं उनसे मिलें और ये अपील की जाए कि शांति बाकी रखी जाए, किसी तरह की बदअमली नहीं होनी चाहिए। उसी हवाले से भी हमने DGP साहब से मुलाकात की है, DIG साहब से मुलाकात की है और फिर अभी इंशाअल्लाह DCP साहब से मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। इत्मीनान दिलाया है, SIT को इन्होंने बना दिया है, वो जांच कर रही है, एक हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर जो कसूरवार होगा उसे देखेंगे उसी हिसाब से। अभी जा रहे हैं जो 2 शहीद हुए हैं उनके घर को जाएंगे, फिर कोशिश कर रहे हैं कि DGP साहब से भी मुलाकात कर लें। अगर आज मुलाकात हो गई तो राज्यपाल साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। CM साहब से कोशिश कर रहा हूँ मिलने के लिए, लेकिन सुनाओ किसी से मिलते नहीं, तो अब देखते हैं क्या होता है। और दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज के मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। जुमे को BJP की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के शान रसूल के बारे में काबिल एतराज़ तबसरे पर गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इस मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। मुजाहरे के लिए इजाज़त नहीं ली गई थी। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चूंकि फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें एक बड़ी गैदरिंग होती है, तो हम लोग पहले से ही इसके लिए सेंसिटिव थे कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है कि लोग नमाज अदा करने के बाद आए और एकदम से बैनर्स और प्लेकार्ड्स और ये सब वहां जो निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्लानिंग बिहाइंड इट। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग मैसेजेस दैट वर सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप। तो जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले एक दिन पहले, कोई पोस्टर और कुछ स्टेटस में भी लोगों ने पिक्चर्स लगाई हैं, उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जयपुर में हैं। वो आज जयपुर के करबला मैदान में होने वाली अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि हम मुल्क में अमन अमान चाहते हैं। जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सज्जाद नौमानी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, जयपुर अपनी यात्रा पर हैं। राजस्थान में जयपुर में आप पहुंचे हैं, किस तरह से आप यहां शिरकत कर रहे हैं, क्या तैयारियां रहेंगी, लोगों से क्या खिताब आप करेंगे? देखिए, पूरे मुल्क के आवाम को इस वक्त बहुत साफ लफ्ज़ों में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क ख़तरे में है। मुल्क में कोई एक कम्युनिटी ख़तरे में नहीं है, मुल्क ख़तरे में। अब तो हालत ये है कि हर मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर देने की अब कोशिश है और खुल्लम खुल्ला है। तो ये बात बिल्कुल सिर्फ इसका मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि इसका इंडिया के आइडिया पर और उसका जो यूनिक सैलिएंट फीचर है, जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इंडिया का अपने एक मुकाम पूरी दुनिया में था, और अफसोस ये है कि मुझे था कहना पड़ रहा है। हमको ये बात अच्छी नहीं लगती कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री 2 साल तक लगातार वो ये रिपोर्ट पेश करे कि भारत में मजहबी आज़ादी ख़तरे में। मुझे एज ए इंडियन और एज ए मुस्लिम बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क हमारे मुल्क के मामलात में दखल दें।
आपने अभी ज्ञानवापी की बात की, उसके बाद कई मस्जिदों में इस तरह के मामला सामने आए जिसमें शिवलिंग खोजने की बात की गई, और ख़ुद आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं, जिससे जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह की स्थिति देखते हैं कि जो मसला बढ़ता जा रहा है वो किसी तथ्य से या किसी सबूत से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है ये मसला? आपने आरएसएस के प्रमुख को कोट किया, वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक बयान दें। इस पोजीशन में तो हम लोग हैं। वो इस पोजीशन में हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि विद आयरन हैंड्स इन सब एलिमेंट्स को रोको और कानून को नाफिज करो। वो इस पोजीशन में है। कौन नहीं जानता कि इस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की है। कौन नहीं जानता कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। वो एक बयान देकर क्या मुल्क के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? मैं एक बहुत बड़े संगठन के काबिल एहतराम सदर के बारे में ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर वो सिंसियर हैं तो वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, और अगर गवर्नमेंट उस पर भी उनकी बात नहीं मानती तो आरएसएस की वो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के बाद फैसला करें कि क्या ये गवर्नमेंट की सपोर्ट हमको जारी रखनी चाहिए। सबसे मजबूत लीडर, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इस मुल्क में नरेंद्र मोदी नहीं है, मोहन भागवत है, हम सब जानते हैं। तो अब ये अपनी ताकत और पावर का इस्तेमाल न करके इस तरह की बात करना, उस दिन जिस दिन कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की खबर आ गई, शायद इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने इमेज को कुछ सुधारने की कोशिश है। जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान दिया गया, उस पूरे मसले को लेकर के जो एहतजाज हैं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं और टकराव भी बढ़ रहे हैं। कई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने और कई मुल्कों ने इस मसले पर अपना सख्त रवैया दिखाया है। आपका क्या स्टैंड? मैं एक से ज़्यादा बार अपनी बात कह चुका हूँ। जिन मुल्कों ने इस मौके पर बयान जारी किए और इंडियन एम्बेसीज़ के ऑफिशल्स को बुलाया, समन किया, प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं इस वक्त। यूएई के रिलेशन, सऊदीया के रिलेशन, सऊदीया का सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में किसी लीडर को शायद उन्होंने अब तक नहीं दिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया उन्होंने। वो एक फ़ोन कर दें अगर कि ये वी कैन नॉट नो मोर टॉलरेट दिस, तो यहाँ के हालात बदल जाएंगे। ये जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने जो कुछ कहा है, इस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, पार्टी ने कार्रवाई की। विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं आप? जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से क्या तैयारी होनी चाहिए? विपक्ष क्या अपनी बात को रख पा रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है? मुझे तो आप पहले इस बात का कोई सबूत दीजिए कि इस मुल्क में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। इस मुल्क में इस वक्त आइडियोलॉजी की सियासत सिर्फ बीजेपी कर रही है, और वो भी आरएसएस की वजह से, उस बैकग्राउंड की वजह से। आइडियोलॉजी किसी के पास नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है, न किसी के पास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग इनके जो जज्बात हैं उनको समझेंगे और पैगाम नौजवानों तक पहुंचेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी। मुल्क भर में अहलियत रसूल के खिलाफ गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। नुपुर शर्मा की मुश्किलात में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब कोलकाता के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने पर मिदनापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। टीएमसी अक़लियती सेल ने मशरक़ी मिदनापुर के कोंटाई पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 153A, दफ़ा 540 और दफ़ा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इससे पहले भी नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने बीजेपी के साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा को काबिल एतराज़ तबसरे के ताल्लुक से नोटिस भेजा है। नुपुर शर्मा को 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। उन्हें पांधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। रज़ा एकेडमी की शिकायत पर पांधोनी पुलिस स्टेशन ने नुपुर शर्मा के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत
FIR दर्ज की है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए कहा कि 48 घंटे तक ईडी हमारे हाथ में दे दें तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। दरअसल संजय राउत ने मरकजी हुकूमत पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए हर बार यही कहा कि शिवसेना इनसे नहीं डरती। इनसे पहले रावत ने इल्जाम लगाया था कि हम पूरे मुल्क में जहां भी इंतखाबात होने वाले हैं या जब रियासती हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो ईडी और CBI को भेज दिया जाता है। आम्ही काय बोलतोय हे त्यांनाही माहिती आहे आणि भाजपलाही माहिती आहे। आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान कर। CPI लीडर चाडा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी पर मुल्क में नफरत पैदा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी हिंदू मुल्क बनाना चाहती है, उन्हें दीगर मजाहिब से कोई लेना देना नहीं है। चाडा वेंकट रेड्डी ने पैगंबर इस्लाम की शान में की गई गुस्ताखी की सख्त मजम्मत की है। साथ ही कहा कि तमाम मजाहिब का सभी को एहतराम करना चाहिए। मतलब ही है हिंदू राज्य बनाना, हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर चलते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर्स, जैन्स, इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते। इसलिए मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर जो वर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किए हैं उसके ऊपर डेफिनेटली देश भर में आंदोलन तो हो रहा है। ये इसके पीछे पाकिस्तान है बोल के जो प्रहलाद पटेल केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर बोल रहे हैं वो तो झूठ है। पाकिस्तान को यहाँ क्या रिलेशन है? यहाँ लोग हैं, ये यहाँ भी मुस्लिम्स है, यहाँ भी क्रिश्चियंस है, यहाँ भी जैनिस है, यहाँ भी कई मत वाले हैं। तो इसलिए वो झूठ बातें बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी हाल में लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। नुपुर शर्मा बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेस में बोले हैं मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर, उसके बारे में ये गड़बड़ हो रहा है, मगर ये ठीक नहीं है। मुस्लिम भी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति से रहना है और हिंदू सेंटिमेंट्स, मुस्लिम सेंटिमेंट से ही झगड़ा होगा। ये इंडिया में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा अभी तक ज़िंदगी बिता रहे वैसे ही रहना चाहिए, वही CPI चाहती है। CPI लीडर नारायणा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जात पात की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादे किए थे वो आज तक वफा नहीं हुए, सिर्फ सरमायाकारों के मुफाद में ही फैसले लिए जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया के अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही मुल्क में गैर ज़रूरी बहस छिड़ गई है जो कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हरगिज ठीक नहीं। The 8th year, Modi announced a surgical strike on black money. What he said at that time, now it is a reverse year. So he promised that the black money will be curbed and drug mafia also will be curbed and terrorism will be going to stop and at the time of election money flow also will be stopped. Terrorism also increasing, price is going up and no black money is caught by the government. All black money turned to white money for the corporate companies. That's why he is unable to get any results. Only saving factories, the hidden agenda of the surgical strike, all black money turned to white money for the corporate companies. Now they are not getting any people's benefit. Now when they are unable to curb it, Prime Minister is telling that up to 2014 there is many scams. Now there is no scam. So it is a pure lie. At the time of the Manmohan Singh government, Congress government, there is some retail corruption will be there, maybe there. But after it became a wholesale corruption started. At 2014, 2.25 crores of NPS, now 18 to 20 lakhs crores NPA. That means NPS increased. Nearly 29 people escaped from the India
not to pay the money, and out of 28 people from Gujarat, no actions taken place, and that money is stolen by them. This when it comes like that, and is unable to control the price rise, gas, petrol, diesel, when he had what he promised in 2014, now it is reverse. तेलंगाना में टीचरों की तकर्री के लिए टेट इम्तिहान आज जारी है। रियासत भर में 6,29,352 उम्मीदवारों के लिए 2,683 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। पर्चा अव्वल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पुरअमन तरीके से मुनक्किद किया गया। पर्चा अव्वल के लिए 3,51,468 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। पर्चा दोयम के इम्तिहान का वक्त दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके लिए 2,77,884 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। 27 जून को इम्तिहान का रिजल्ट ऐलान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी टेट इम्तिहान के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने टेट इम्तिहान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 16 जून से ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। 6 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान मुख्तलिफ मरहलों में इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहान में शिरकत के लिए DLED, BEd, लैंग्वेज पंडित या इसी की मुमासिल तालीमी काबिलियत का होना जरूरी है। मुताल्लिका अहदेदारों के मुताबिक फी पर्चा 500 रुपये इम्तिहानी फीस देना होगी। दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। गर्म हवाएं और लू चलने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से दिल्ली में हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं मुल्क में कोरोना के 8,582 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 4,400 से ज्यादा लोग कोरोना से सेहतियाब हुए। इस वक्त मुल्क में 44,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। अब तक मुल्क भर में 195 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एक बार फिर मामलों में इजाफे के पेश नज़र आम लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की लगातार तलकीन की जा रही है। अहम बैनुल-अक़वामी खबर भी यूक्रेन पर रूसी हमलों के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ पाबंदियों का सिलसिला जारी है और ऐसे में श्रीलंका ने रूस से तेल खरीदने की बात कह डाली है। श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने एक निजी न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा बहरान के पेश नज़र इस बात का फैसला लिया गया। श्रीलंकाई वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तेल की खरीदी के मामले में पहले दीगर ज़राए तलाश किए जाएंगे, लेकिन मॉस्को से तेल की खरीदी से मुतालिक उनकी हुकूमत का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि चीन की जानिब से मजीद माली ताउन को वो बखुशी कबूल करेंगे। न्यूज़ 18